नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एकीकृत चिट्ठा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 1/4/2017 को ए लिमिटेड ने 9 लाख रुपए की लागत से बी लिमिटेड के सभी अंश प्राप्त किए। ए लिमिटेड जो है यहाँ पर सूत्रधारी कंपनी है और ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के सभी अंश 9 लाख रुपए में क्रय कर लिए और वर्ष के प्रारंभ में ही सारे के सारे अंश क्रय किए हैं। बैलेंस शीट दी गई है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों की बैलेंस शीट दी गई है। इक्विटी शेयर कैपिटल है ए लिमिटेड की 30 लाख रुपए और बी लिमिटेड की है 5 लाख। जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस है जनरल रिजर्व का 1/4/2017 को 8 लाख रुपए का ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का 50,000 रुपए का। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि खाते का जो बैलेंस है वर्ष के अंत में वो ए लिमिटेड का है 2 लाख रुपए और बी लिमिटेड का है 3 लाख रुपए। ट्रेड पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स 5 लाख रुपए के हैं ए लिमिटेड के और बी लिमिटेड के हैं 90,000 रुपए के। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है 16 लाख की और 3 लाख की। प्लांट एंड मशीनरी है 4 लाख के 2,50,000 के। इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये जो 9 लाख रुपए में अंश खरीदे हैं ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के, वो ए लिमिटेड के एसेट्स में दिखाया गया है। इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड 9 लाख रुपए। क्लोजिंग स्टॉक है 9 लाख रुपए का और 1,70,000 का है बी लिमिटेड का। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 5 लाख के और 1,50,000 के और कैश है 2 लाख का और 70,000 का। इस प्रकार से एक बैलेंस शीट दी गई है दोनों कंपनियों की, लायबिलिटीज़ और एसेट्स। लायबिलिटीज़ और का टोटल है 45 लाख रुपए और एसेट्स का है बी लिमिटेड की लायबिलिटीज़ का है 9,40,000 रुपए। आगे अन्य सूचनाओं में आगे दिया गया है कि ए लिमिटेड के लेनदारों में बी लिमिटेड से माल के क्रय के 70,000 रुपये सम्मिलित हैं। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड आपस में लेन देन करते हैं। तो ए लिमिटेड के लेनदारों में ट्रेड पेबल्स जो है ए लिमिटेड के लेनदारों में, ये जो 5 लाख रुपए के लेनदार हैं, इसमें 70,000 रुपये के जो क्रेडिटर्स हैं वो बी लिमिटेड से संबंधित है, यानी कि बी लिमिटेड को 70,000 रुपये देने हैं माल खरीदने के संबंध में। इसका मतलब ये हुआ कि बी लिमिटेड के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, डेटर्स हैं 1.5 लाख रुपए के, इसमें ये 70,000 रुपये शामिल हैं। 70,000 रुपये इस 1.5 लाख रुपये में, बी लिमिटेड के 1.5 लाख रुपये में 70,000 रुपये ऐसे हैं जो बी लिमिटेड से ए लिमिटेड से लेने हैं और ए लिमिटेड के 5 लाख रुपये में 70,000 रुपये क्रेडिटर्स के रूप में ऐसे शामिल हैं जो बी लिमिटेड को ए लिमिटेड द्वारा चुकाने हैं। तो ए लिमिटेड के लेनदारों में बी लिमिटेड से माल के क्रय के 70,000 रुपये सम्मिलित हैं, जिन पर बी लिमिटेड ने 10,500 का लाभ कमाया है। और बी लिमिटेड ने जब ए लिमिटेड को ये माल बेचा था 70,000 रुपये का, तो उस पर 10,500 रुपये का लाभ कमाया है। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि ए लिमिटेड के अंतिम स्टॉक में बी लिमिटेड से खरीदा गया 20,000 रुपये का माल सम्मिलित है। यानी कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से 70,000 रुपये का माल खरीदा था, जिसमें से 20,000 रुपये का माल अभी भी स्टॉक में पड़ा है, बचा हुआ है। तो हमको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। इसके लिए सबसे पहले हम नेटवर्थ निकालेंगे, नेटवर्थ ज्ञात करेंगे बी लिमिटेड की। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड की। जिस तिथि को अंश खरीदे गए हैं, जिस तिथि को इन्वेस्टमेंट किया गया है, उस तिथि की नेटवर्थ ज्ञात करते हैं। तो 1/4/2017 को ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के अंश खरीदे, इसलिए 1/4/2017 की नेटवर्थ ज्ञात करेंगे। तो नेटवर्थ के लिए हम इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे बी लिमिटेड की। बी लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए और इसमें ऐड कर देंगे जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व अगर होता है तो उसका ओपनिंग बैलेंस। 1/4/2017 का जनरल रिजर्व 50,000 रुपये है बी लिमिटेड का। इसके बाद अगर ओपनिंग बैलेंस होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो वो भी हम यहाँ पर नेटवर्थ में शामिल करते, लेकिन ओपनिंग बैलेंस हमको नहीं दिया हुआ है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट
तो साल का जिस साल अंश खरीदे गए हैं उस साल में अंश खरीदने से पहले की तिथि के जो लाभ हुए हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, वो भी हम नेटवर्थ में शामिल करते हैं। लेकिन अंश खरीदे गए हैं साल की शुरुआत में 1/4/2017 को, तो यहाँ पर बी लिमिटेड का कोई भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं है। जो पूरा का पूरा प्रॉफिट है 3 लाख रुपए का जो दिखाया हुआ बी लिमिटेड के बैलेंस शीट में, वो पोस्ट एक्विजिशन है। तो इस प्रकार से अंश खरीदने की तिथि को 5,50,000 रुपये नेटवर्थ थी बी लिमिटेड की। अब हमको ये देखना होगा कि बी लिमिटेड के सारे अंश ए लिमिटेड ने खरीदे हैं और नेटवर्थ है 5,50,000 रुपये की। तो ए लिमिटेड ने जब अंश खरीदे हैं तो विनियोग किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, बी लिमिटेड को खरीदा है, तो बी लिमिटेड ने पैसा ज़्यादा दिया है या कम पैसा चुकाया है नेटवर्थ की तुलना में। इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे गुडविल या कैपिटल रिजर्व की। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैपिटल रिजर्व। तो शेयर इन नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड, तो 5,50,000 रुपये की नेटवर्थ है बी लिमिटेड की और उसमें कितना हिस्सा है ए लिमिटेड का। तो ए लिमिटेड ने सारे के सारे अंश खरीदे, इसलिए पूरे के पूरा नेटवर्थ में ए लिमिटेड का हिस्सा है 5,50,000 रुपये की नेटवर्थ। और 5,50,000 रुपये की नेटवर्थ की कंपनी खरीदने के लिए ए लिमिटेड ने कितना पैसा चुकाया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 9 लाख रुपये। 9 लाख में सारे के सारे अंश खरीदे हैं। तो 5,50,000 की नेटवर्थ है और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 9 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा पैसा चुकाया है, नेटवर्थ से ज़्यादा पैसा ए लिमिटेड ने चुकाया है। 3,50,000 रुपये ज़्यादा चुकाए हैं और 3,50,000 रुपये ये गुडविल कहलाएगी। अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नेटवर्थ से ज़्यादा है तो गुडविल कहलाता है, अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नेटवर्थ से कम है तो कैपिटल रिजर्व कहलाता है। तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए तीसरी कैलकुलेशन हम करेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड, जो होल्डिंग कंपनी है उसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बैलेंस दिखा रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा रहा है 2 लाख रुपए ए लिमिटेड का, और इसमें ऐड कर देंगे बी लिमिटेड का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। बी लिमिटेड का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो बी लिमिटेड के सारे अंश एक्विजिशन किया गया था, शेयर्स को एक्वायर किया था 1 अप्रैल 2017 को। तो जो 3 लाख रुपए का लाभ दिखाया जा रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बी लिमिटेड का 3 लाख रुपए का लाभ, वो पूरा का पूरा पोस्ट एक्विजिशन अंश खरीदने के बाद का ही है। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है 3 लाख रुपए का। अब 3 लाख रुपए के लाभ दिखाए गए हैं बी लिमिटेड द्वारा, लेकिन बी लिमिटेड द्वारा कुछ माल ए लिमिटेड को भी बेचा गया है। कहा गया है कि ए लिमिटेड के लेनदारों में, यानी कि ए लिमिटेड ने खरीदा है, बी लिमिटेड से माल खरीदा है 70,000 रुपये का, और इस 70,000 पर 10,500 का लाभ कमाया है। तो 70,000 पर 10,500 का लाभ कमाया है, जो 10,500 का लाभ इस 3 लाख रुपए में सम्मिलित है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा भी कहा गया है कि ए लिमिटेड के अंतिम स्टॉक में बी लिमिटेड से खरीदा गया 20,000 रुपये का माल सम्मिलित है, यानी कि बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को 70,000 रुपये का माल बेचा और 10,000 रुपये का लाभ कमाया, जो कि इस 3 लाख में सम्मिलित है। लेकिन वो 70,000 के माल में से अभी भी 20,000 रुपये का माल बिका नहीं है। 20,000 रुपये का माल अभी भी ए लिमिटेड के क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि उस 20,000 रुपये पर अभी भी जो है प्रॉफिट नहीं कमाया जा सका। ऐसा प्रॉफिट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहलाता है, जो कि इस 3 लाख रुपए में सम्मिलित है। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से घटाना पड़ेगा। 20,000 रुपये में 20,000 रुपये के स्टॉक में जो कि ए लिमिटेड के पास पड़ा है, उसमें नया वसूल हुआ लाभ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सम्मिलित है, जो कि अभी कंपनी को, दोनों को, ए और बी लिमिटेड को संयुक्त रूप से अभी वसूल नहीं हुआ है, क्योंकि वो स्टॉक बिका नहीं है। तो इसलिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए लिमिटेड।
10,500 रुपये का लाभ कमाया जाता है। अनरियलाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ये इसको मिटा देते हैं एक बार, नेटवर्थ को। कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। 10,500 रुपये का लाभ कमाया जाता है 70,000 रुपये के माल पर, 70,000 रुपये की बिक्री पर। तो 20,000 रुपये का माल अभी भी पड़ा है, तो 20,000 रुपये के माल में कितना प्रॉफिट सम्मिलित है जो कि अभी वसूल नहीं हुआ है, इस 3 लाख रुपये में से घटाना पड़ेगा। तो अगर कैलकुलेशन की जाए तो ये आता है 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये का अभी भी नया वसूल हुआ लाभ है, 20,000 रुपये के स्टॉक में सम्मिलित है, जिसको हमको 3 लाख रुपये में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि बी लिमिटेड अपने लाभ दिखाए हैं 3 लाख रुपये, जबकि वास्तव में 20,000 रुपये का माल अभी भी बिका नहीं है, जिस पर 15% लाभ इसने कमाया था। तो 3,000 रुपये का लाभ अभी वसूल नहीं हुआ, अनरियलाइज्ड है। तो प्रॉफिट हुए हैं, एक्चुअल प्रॉफिट हुए हैं 2,97,000 के। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है बी लिमिटेड का 2,97,000 का, और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आएगा ए लिमिटेड का 4,97,000 रुपये का। अब हमने नेटवर्थ की कैलकुलेशन की, फिर गुडविल की कैलकुलेशन की, और फिर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन की है। तो अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। एक बार ये हम लिख लेते हैं जो हमने कैलकुलेशन की। गुडविल आई थी 3,50,000 की, और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है 4,97,000 रुपये का। ये मिटा देते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सबसे पहले हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हम दिखाएंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि बी लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल को हमने नेटवर्थ में शामिल कर लिया था, इसलिए बी लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाएगी। तो खाली ए लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाई जाएगी 30 लाख रुपए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। इसके बाद जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व जो है, जनरल रिजर्व भी केवल ए लिमिटेड के ही दिखाए जाएंगे, क्योंकि बी लिमिटेड के जनरल रिजर्व को हमने नेटवर्थ में शामिल कर लिया था। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह हम दिखा देंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। दोनों कंपनियों का प्रॉफिट को हमने कंसोलिडेट कर दिया, एकीकृत कर दिया, तो एकीकृत लाभ दिखाया जाएगा। और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की हमने कैलकुलेशन की थी 4,97,000 रुपये। ट्रेड पेबल्स दिखाएंगे। ट्रेड पेबल्स दोनों कंपनियों के साथ दिखाएंगे 5,00,000 और 90,000। लेकिन यहाँ पर कंपनी जो है एक दूसरे कंपनी से लेन देन करती है, इसलिए जो एक दूसरी कंपनी से जो लेन देन किया हुआ है उन व्यवहारों को, उन ट्रांजैक्शंस को, जिनको इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस कहते हैं, इनको हम जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। तो कहा गया है कि ए लिमिटेड के लेनदारों में, यानी ए लिमिटेड के लेनदार है 5,00,000 रुपये के, तो ए लिमिटेड के लेनदारों में बी लिमिटेड से माल के क्रय के 70,000 रुपये सम्मिलित हैं। यानी ए लिमिटेड के जो लेनदार हैं, ट्रेड पेबल्स हैं 5,00,000 रुपये के, इस 5,00,000 रुपये में 70,000 रुपये ऐसे हैं जो बी लिमिटेड को चुकाने हैं। तो जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, दोनों कंपनियों की बैलेंस शीट एक साथ बना रहे हैं, तो इन 70,000 को हम नहीं दिखाएंगे, इन 70,000 को हम बैलेंस शीट में से निकाल देंगे। तो 5,00,000 रुपये के ट्रेड पेबल्स हैं ए लिमिटेड के, जिसमें 70,000 कम कर देंगे, क्योंकि ये 70,000 बी लिमिटेड को ही देने हैं, इसलिए इस 70,000 को निकाल दिया। और 90,000 रुपये ट्रेड पेबल्स हैं बी लिमिटेड के। तो 5,00,000 में से 70,000 माइनस कर देंगे तो 4,30,000, और 4,30,000 में 90,000 ऐड कर देंगे, तो 5,20,000 के ट्रेड पेबल्स दिखाए जाएंगे। इनका टोटल कर लेंगे। इनका हम अगर टोटल करें तो 38 लाख और
एक मिनट, कैलकुलेटर से हम इनका टोटल कर लेते हैं। जब अगर इनका टोटल करें तो 38 लाख रुपए और 4,97,000 और 5,20,000, 48,17,000 लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है। अब हम एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड बनाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग दिखाई जाएगी और दोनों की एक साथ दिखा दी जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग की टोटल 16 लाख और 3 लाख रुपए, 16 लाख प्लस 3 लाख, 19 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग है। प्लांट एंड मशीनरी है 6,50,000 की, दोनों की टोटल प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि कंसोलिडेट कर रहे हैं दोनों की संपत्तियों को भी एक साथ दिखाई जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी है 4 लाख और 2,50,000, तो 6,50,000 की प्लांट एंड मशीनरी। इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड, अब देखो जब हमने नेटवर्थ की कैलकुलेशन की तो नेटवर्थ थी 5,50,000 की, और 5,50,000 की नेटवर्थ वाली कंपनी को खरीदने के लिए 9 लाख रुपए चुकाए ए लिमिटेड ने। इसकी वजह से हमने गुडविल देखी कि 3,50,000 रुपए की गुडविल चुकानी पड़ी। तो हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंस होता है नेटवर्थ और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का, वो डिफरेंस ही केवल बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट को नहीं दिखाते। और इन्वेस्टमेंट और नेटवर्थ का जो डिफरेंस है गुडविल या कैपिटल रिजर्व के रूप में, वही बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो गुडविल दिखाई जाएगी और इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाए जाएंगे। गुडविल है 3,50,000 की, 3,50,000 की गुडविल दिखाई जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक, देखो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्वेश्चन में कहा गया है कि ए लिमिटेड के अंतिम स्टॉक में बी लिमिटेड से खरीदा गया 20,000 रुपये का माल सम्मिलित है। अब क्लोजिंग स्टॉक को हम लागत पर दिखाते हैं, तो ए लिमिटेड के क्लोजिंग स्टॉक में 20,000 रुपये का ऐसा माल है जिसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, अनरियलाइज प्रॉफिट 3,000 रुपये का। तो उस 3,000 रुपये को हम क्लोजिंग स्टॉक में से घटाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक है 9 लाख रुपये का, क्लोजिंग स्टॉक 9 लाख रुपए का है ए लिमिटेड का, जिसमें से हम 3,000 रुपये कम कर देंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के, क्योंकि प्रॉफिट जुड़ा हुआ है उस 20,000 के स्टॉक में जो कि बी लिमिटेड से खरीदा था। और 1,70,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है बी लिमिटेड का। तो क्लोजिंग स्टॉक का टोटल हो जाएगा 9 लाख में से 3 लाख माइनस कर देंगे, 9 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे, 9 लाख में से 3,000 माइनस करेंगे, 9,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 8,97,000 और 1,70,000 क्लोजिंग स्टॉक है बी लिमिटेड का। तो 10,67,000 क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक आएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स, तो जिस प्रकार से हमने 70,000 रुपये कम किए थे ट्रेड पेबल्स में से, तो ट्रेड रिसीवेबल्स में से भी 70,000 रुपये कम करने पड़ेंगे, क्योंकि 1.5 लाख रुपए के ट्रेड रिसीवेबल्स दिखाए जा रहे हैं बी लिमिटेड के, जिसमें 70,000 रुपये ऐसे शामिल हैं जो ए लिमिटेड से मांगते हैं, बी लिमिटेड मांगता है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स 5 लाख रुपए के हैं ए लिमिटेड के और 1,50,000 के हैं बी लिमिटेड के, जिसमें से 70,000 रुपये बी लिमिटेड ए लिमिटेड में मांगता है। तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होने की वजह से 70,000 को कम कर दिया जाएगा। जैसे हमने ए लिमिटेड के ट्रेड पेबल्स में से 70,000 रुपये कम किए थे, उसी प्रकार बी लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल में से 70,000 रुपये कम कर देंगे। तो 5,80,000 5,80,000 आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स का टोटल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। और कैश दोनों का टोटल कर देंगे 2,70,000 रुपये, 2,70,000 रुपये। अब इनका टोटल करेंगे 19 लाख प्लस 6,50,000, 3,50,000, 10,67,000, 5,80,000 और 2,70,000, 48 लाख ये टोटल यहाँ पे दिखाया जा रहा है। 48,17,000
एसेट साइड का टोटल आ रहा है। तो एसेट साइड का टोटल आ रहा है 48,17,000 और लाइबिलिटी साइड का टोटल भी आ रहा है 48,17,000। इस प्रकार से ए और बी लिमिटेड की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाएगी। आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।